नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 44 है। पार्ट 44 है। इसके पहले हमने 43 पार्ट लोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है उसको जा कर के देखें एजुकेशन 790 पे, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। तो आज हम देखते हैं कि 44 पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं क्या देखेंगे। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आगे देखते हैं इसमें कि जो सबसे पहले गवर्नर जनरल है वह कौन है। ये हमारे हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1757 से लेकर के 1760 और 1765 से लेकर के 1767। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार जनरल बनते हैं, 2 बार गवर्नर बनते हैं इंडिया बंगाल के ये 2 बार गवर्नर बनते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी कूटनीति से इसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का रास्ता खोद दिया था, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा ही क्लीवर था। और रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसी की सूझबूझ से अंग्रेज़ों का रास्ता इसने प्रशस्त कर दिया भारतवर्ष में राज करने के लिए। तब इसके देखते हैं कि सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट क्या था। तो इन्होंने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला था मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। इसके देखिए 2 कार्य थे। अब इनके देखिए हमें गवर्नर जो है इनको याद नहीं करना है, बट इनके हमें कार्य देखना है और उसी कार्य के माध्यम से ये हमें याद हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था, तो यह रॉबर्ट क्लाइव था। और इलाहाबाद की संधि जो है इसी ने किया था। बक्सर युद्ध का मेन विजेता यही था। तो इस प्रकार से इसके कुछ कारनामे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 1765 में यह इलाहाबाद की संधि कर लेता है और बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हो जाती है। और ये कहिए कि 1765 से ही भारत की नींव जो यहाँ के सम्राट थे कमज़ोर होने लगी और धीरे धीरे सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में जाने लगी। तो इस प्रकार से प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स, जो 1772 से लेकर के 85 तक रहता है। 1772 से लेकर के 85 तक। अब इसके हम कुछ कार्य देख लेते हैं। तो 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। क्या किया? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ ला देता है? कलकत्ता लाता है। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना करता है। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। क्या किया? प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय में 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसके समय में? यही वारेन हेस्टिंग्स के समय में। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? विलियम विल्किंस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। तो ये भी फैक्ट दोस्तों हमें याद रखना है। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बंगाल की स्थापना की। तो ये जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा बन जाता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके समय होती है? वारेन हेस्टिंग्स के समय होती है। वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाता है। इसी समय में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना हो जाती है। प्रथम मदरसा इसके समय में बना है। संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में जोनाथन डंकन ने स्थापना की। गीता का अनुवाद इंग्लिश में विलियम विल्किंस ने किया था, जिसको हेस्टिंग्स ने ही आश्रय प्रदान किया था। और सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अब इसमें सर जॉन मैकफर्सन दूसरे कौन आते हैं? सर जॉन मैकफर्सन, जो कम इम्पॉर्टेंट है, इनको बहुत थोड़ा देखना है, इसको बहुत ज़्यादा इनके बारे में जो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 1 साल के लिए सन जॉन मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका टाइम होता है 1786 से 1793 तक। 1786 से 1793 तक। अब इसके कार्यकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में समस्त जिले के अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। किसके समय दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में समस्त जिला का अधिकार किसके हाथ में दे दिया? कलेक्टर के हाथ में, जो आज भी लगभग वही प्रणाली चल रही है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब जो जमींदारों को पुलिस सुरक्षा दी गई थी वह हटा दी गई। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय नागरिक सेवा का जनक इसी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों कई बार बना है कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक, जो आज हमारा आईएएस कहा जाता है, उसका जनक कौन है? यही लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये फैक्ट हमें याद रखना है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथकीकरण के सिद्धांत का जन्मदाता कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत का जन्मदाता कौन माना जाता है? कॉर्नवालिस। शक्ति पृथकी मतलब कि कुछ पावर को अलग अलग विभाग को दे देना, किसी एक के पास ही सारी सत्ता न रहे, अलग अलग भागों में बांट देना। यह किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अस्थाई भूमि बंदोबस्त की योजना जिसे जॉन शोर ने बनाई थी, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। तो अस्थाई भूमि बंदोबस्त यहाँ टॉपिक बनेगा या 1793 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी की योजना जिसे जॉन शोर ने बनाई थी, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। अब नेक्स्ट आते हैं जॉन शोर, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉन शोर 1793 से 1798। अब इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति अपनाई। जॉन शोर का टाइम ड्यूरेशन 1793 से लेकर 1798, 5 साल। और इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। नेक्स्ट आता है लॉर्ड विलेजली। कौन आता है? लॉर्ड विलेजली। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। भारत में सहायक संधि का जनक इसी लॉर्ड विलेजली को माना जाता है। इसको माना जाता है लॉर्ड विलेजली को। और इसी विलेजली ने अपनी सहायक संधि की नीति से पूरे भारतवर्ष के जितने भी क्षेत्रीय क्षेत्रक थे उनको बहुत आसानी से परास्त कर दिया और भारत में काफ़ी दिनों तक यह राज्य करने लायक अंग्रेजों को छोड़ा। तो यह किसकी वजह से हुआ था? इसकी सहायक संधि की वजह से। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड विलेजली को। सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य थे, तो इसमें था हैदराबाद 1798 में,
मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 ईस्वी में, अन्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर आदि जो है सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजों के पास आ गए। और लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। ये फैक्ट जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि अपने आप को कौन बंगाल का शेर कहता था, तो यह लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। अब आगे आता है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो, अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनते। तो इनका टाइम जो है 1805 से 1807 तक। 1806 में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसी के समय हुआ था। सर जॉर्ज बार्लो के समय ही सिपाही विद्रोह, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, यह 1807 से 1813। तो इनमें से ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता सीक्वेंस से सब, इसमें ये पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किसके समय हुई थी, तो यह हुई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में। किसके समय हुई थी, तो इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ, और इसके समय महाराणा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर संधि 1809 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1809 ईस्वी में। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 इसने पिंडारियों का दमन किया। किसका दमन किया? पिंडारियों का दमन किया। इसके नेता वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। किसके? जो पिंडारियों का दमन किया था इसने। तो इसमें जो जो अपने भारतीय नेता थे, तो इसमें वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय विद्रोह दबाया गया था। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया। इसी समय जो मराठा शक्ति थी ये अंतिम रूप से नष्ट हो गई। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के नियम बनाए। प्रेस, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स समय जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह आपको जरूर याद रखना है कि इसने पेंडारियों का दमन किया था, मराठे शक्तियों को जड़ामूल नष्ट किया। इसके बाद प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के नया नियम बनाया, और इसके समय में 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। यह किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में। दोस्तों इनको क्या है कि 2 से 4 बार सुनने के बाद ये फैक्ट आपके माइंड में बैठ जाएंगे, एक बार में याद नहीं होगा। इसने पिंडारियों का दमन किया था, जिसकी नेतृत्व कर रहे थे वासिल मोहम्मद चीतू एवं कबीर खां। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के नए नियम बनाए। 1822 में बंगाल में क्रांतिकारी अधिनियम लागू किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट, इनको बस थोड़ा थोड़ा देख लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसे 1823 से 1828 का टाइम ड्यूरेशन होता है। यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-1826 में अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया, और 1826 के मध्य दोनों के बीच यांडबू की संधि हुई। यांडबू की संधि हुई। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि यांडबू की संधि किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज और बर्मा के बीच में हुई थी। और उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट। और 1824 ईस्वी में बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह इसी के समय हुआ था। जब 1824 में बैरकपुर की सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बैटिंग। इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड विलियम बैटिंग से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, इसके फैक्ट को जरूर याद रखना। इसमें देखिए 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस प्रकार
भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल, तो बंगाल का आखिरी गवर्नर भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया और बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया। यह इसका एक अच्छा कार्य था जो सभी को पता है कि सती प्रथा का राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक की सहायता से समाप्त किया गया था और इसके पर कानून भी बनाया गया था। बेंटिंक ने कर्नल सलीमन की सहायता 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। अब देखिए बेंटिंक का एक महत्वपूर्ण और कार्य है, इसने किसको खत्म किया था? ठगी प्रथा को। सन 1835 में इसने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बना, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। दोस्तों को ध्यान देना है कि मैकाले की ही अनुशंसा पे अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले द्वारा कानून वर्गीकरण भी किया गया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। ये हमें फैक्ट याद रखना है कि शिशु बालिका हत्या किसने किया था? तो यह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अब दोस्तों आगे देखते हैं चार्ल्स मेटकाफ। इसने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है लॉर्ड ऑकलैंड। यह 1836 से लेकर के 1842 तक यहाँ रहता है। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। 1839 ईस्वी में इसने दिल्ली से कलकत्ता तक क्रांटक रोड की मरम्मत करवाई। कौन करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या कराया था? दिल्ली से कलकत्ता तक की जो जीटी रोड थी उसकी मरम्मत करवाया। प्रथम आंग्ल अपमान युद्ध जो हुआ था 1838 से 42 तक 1838 से 42 तक और समाप्त हुआ रणजीत सिंह और शाह सुजा के मध्य त्रिदलीय संधि संपन्न हुई। किस किस के बीच? ये रणजीत सिंह और शाह सुजा के मध्य है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो आता है तो लॉर्ड एलन बरो। यह 1842 से 1844 तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। लॉर्ड एलन बरो का है। तो इसमें हमें टॉपिक तो बहुत लंबा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही हमें याद रखना है। इनका 1842 से लेकर के 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। इसने क्या किया? दास प्रथा का उन्मूलन किया। लॉर्ड एलन बरो के समय 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संपादन लॉर्ड एलन बरो ने किया। तो कुछ फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 हुआ एवं लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लाहौर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है यह आता है लॉर्ड डलहौजी। कौन आता है? लॉर्ड डलहौजी। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1850 में हुआ। सन 1852 में लोअर बर्मा एवं पेगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। अब इनकी पावर बढ़ गई है क्योंकि इनके साथ बहुत क्षेत्रीय जो भारतीय
राजा थे वो भी मिल चुके हैं, इसलिए अब अंग्रेज कहीं भी अटैक कर रहे हैं तो आसानी से उनको जीत हासिल होते जा रही है। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। उसको क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा कर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और उस समय वाजिद अली शाह नवाब था वहाँ का। कौन था? वाजिद अली शाह। ये कब होता है? 1856 में। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास, मुंबई एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। 34 प्रथम रेल चलाई गई थी। यह किस से चलाई गई थी? डलहौजी के समय और मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में, जिसको आज मुंबई कहते हैं, उसको पहले बम्बई कहा जाता था। तो मुंबई की थाने, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको याद रखना है। इसको हमें याद रखना है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यह भी किसके समय हुआ? डलहौजी के समय हुआ। इसने कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार तार सेवा शुरू की। इसने कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार कौन सी सेवा शुरू की? तार सेवा शुरू की। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। किसके समय की गई? यह लॉर्ड डलहौजी के समय ही लोक विभाग की स्थापना की गई। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। ये सब कुछ बड़े फैक्ट जो याद रखना है। डलहौजी ने प्रसिद्ध व्यपगत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किया था। यह इसकी नीति बहुत खतरनाक थी और इसने इसी नीति के तहत अधिकतर राज्यों को बिना कुछ किए अपने राज्य में मिला लिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसके तहत ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए राज्य थे सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे नामंजूर कर दिया। किसको? करौली को। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, यह आता है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग साहब याद कर लीजिए, कैनिंग, क्योंकि इसी समय से हमारे यहाँ प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। किसके समय? यही लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1856 से लेकर के 1856 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड कैनिंग का टाइम ड्यूरेशन रहता है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। यह भारत का प्रथम वायसराय बना। मतलब यहाँ से अब गवर्नर जनरल हटा करके क्या बन जा रहे हैं? वायसराय। यह अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय बना। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध संहिता लागू की गई। क्या लागू की गई? अपराध संहिता। कब लागू की गई? 1859 में। 1860 में मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता तथा 1861 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया गया। फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया गया। 1860 में मैकाले द्वारा भारतीय दंड संहिता तथा 1861 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया गया। ये फैक्ट याद रखना है कि भारतीय दंड संहिता किसके समय शुरू हुई थी? लॉर्ड
कैनिंग के समय में शुरू हुई थी। 1858 का एक्ट पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया का भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। तो अब महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का साम्राज्य। जो भी हम वायसराय है, जो कुछ कार्य करेगा वह साम्राज्य के आदेशानुसार करेगा। और अब भारत पे पूरा का पूरा राज किसका हो गया? महारानी विक्टोरिया का। 1857 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। यह कैनिंग के समय होती है। ये सब फैक्ट हमें याद रखना है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय भी स्थापित किए गए। तो कैनिंग से इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पहला इस समय जो है अपना स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है। 1859 में कानून बना दिया। 1859 ईस्वी में अपराध संहिता लागू कर दिया गया। 1860 में कहलाता भारतीय दंड संहिता। 1861 में फौजदारी विधि संहिता निर्माण किया गया। 1858 में एक्ट पारित कर महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया। 1857 में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1860 के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब आगे देखते हैं, इसमें जो आता है सर जॉन लॉरेंस। कौन आते हैं? सर जॉन लॉरेंस। यह 1864 से 1869, इनका टाइम कब से कब है? 1864 से 1869। इसने हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। कई बार क्वेश्चन बनता है कि अकाल आयोग का गठन कब किया गया था? तो लॉरेंस के समय में किया गया था। सन 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई और इसे रिंग फेस का जनक कहा जाता है या हस्तक्षेप नीति का जनक किसको कहा जाता है? लॉरेंस को। लॉरेंस को हस्तक्षेप नीति का जनक कहा जाता है। अब देखो, इसके बाद आता है वह है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक मेयो को माना जाता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी और 1871 में प्रथम जनगणना इसी के समय हुई थी। मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुई थी। इसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में मेयो। इसके बाद अब आता है हमारा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब इसका जो समय है वो 1872 से 1876। 1872 ईस्वी का नेटिव मैरिज एक्ट इसी के समय पारित हुआ और जिसमें अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट इसी के समय में पारित हुआ और अंतर्जातीय विवाह की मान्यता दी गई। इसने आयकर को समाप्त किया। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन इसी के समय हुआ। और इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के व्यापार में वृद्धि हो जाती है। तो अब इसमें देखिए, जो फैक्ट हमें याद रखना है कि नॉर्थब्रुक के समय ही स्वेज नहर का संचालन शुरू हो गया था और आयकर को इसने समाप्त कर दिया था। और नेटिव मैरिज एक्ट इसी के समय में, अंतर्जातीय विवाह को मान्यता इसी के समय में दी गई थी। यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। अब जो दोस्त नेक्स्ट आता है, यह आता है लॉर्ड लिटन। यह क्या आता है? लॉर्ड लिटन। तो अब लॉर्ड लिटन का टाइम ड्यूरेशन जो होता है 1876 से 1880। अब इसने रिचर्ड स्टोस्टो की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग का गठन करता है। क्या करता है? अकाल आयोग का गठन करता है। लिटन ने 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई।
1877 में इसने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। महारानी विक्टोरिया क्या है कैसर हिंद की उपाधि दी गई और इसने भारतीय जनपद सेवा में सम्मिलित होने की भर्तियों की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। अब ये भी इसने घटाया था। तो कौन है? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। क्योंकि यहाँ से फैक्ट बहुत बनते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो बड़ा है, लेकिन अगर ये फैक्ट एक बार में नहीं याद हो रहे हैं तो इसको 4 से 5 बार 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 सुनते रहिए तो आपको अवश्य याद हो जाएंगे। लिटन ने प्रेस पर प्रतिबंध हेतु 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। किसने किया था? लिटन ने। प्रेस पर प्रतिबंध 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। तो यह किसके समय हुआ था? लिटन के समय में। और लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? यह किया था लॉर्ड लिटन ने। इसने किया था लॉर्ड लिटन ने। अब हमारा आता है नेक्स्ट लॉर्ड रिपन। कौन आता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। अब इसके समय जो कार्य हुए हैं, 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई। देखिए पहली बार तो लॉर्ड मेयो ने करा दिया था 1871 में, लेकिन जो हमारे नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट होती है लॉर्ड रिपन के समय होती है। फैक्ट भी हमें याद रखना है। रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों को स्वतंत्रता को बहाल किया करते हुए 1882 में इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। तो किसके समय समाप्त हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय हुई? रिपन के समय हुई 1882 में। रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा आता है यह है लॉर्ड डफरिन। कौन है? लॉर्ड डफरिन। इनका टाइम ड्यूरेशन है 1884 से 1888 तक। 1884-1888। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 में बर्मा को पराजित कर अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था और इसके कार्यकाल में 1885 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। और किसके नेतृत्व में? एलन ह्यूम के अध्यक्ष में, ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में। और उस समय यहाँ का वायसराय कौन होता है? यह होता है लॉर्ड डफरिन। कौन होता है? लॉर्ड डफरिन। तो ये हमें फैक्ट याद रखना है कि डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ए.ओ. ह्यूम के संस्थापक होते हैं और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा को ब्रिटिश में मिला लिया जाता है। यह हमें फैक्ट लॉर्ड डफरिन का याद रखना है। अब इसके बाद आता है लॉर्ड लैंसडाउन। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1888 से लेकर 1894 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा जो है का निर्धारण इसी के समय हुआ और स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई एवं दूसरा फैक्ट्री 1891 को पारित किया गया। तो यह लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था कि महिलाओं की ड्यूटी जो है 11 घंटे से कर दी गई और डुरंड रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी पारित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ। अब नेक्स्ट आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। यह 1894 से 1899। इसके समय 1897 में लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन होता है। लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। किसके समय? यह लॉर्ड
एल्विन के समय। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। कौन आता है? लॉर्ड कर्जन। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके से क्वेश्चन बनता है। ये जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं ज़रूर इसको आप ध्यान दीजिए। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। कर्जन द्वारा 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाया गया। इसी समय सन 1902 में सर डब्ल्यू फ्रेजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। 1900 में सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में काल आयोग का गठन किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। कर्जन ने 1905 में लॉर्ड कर्जन 1905 में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इसके समय ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ, जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आज भी वहाँ है। यह कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये हमें याद रखना है। सिंचाई आयोग का गठन इसी समय हुआ था, पुलिस आयोग का गठन हुआ था, अकाल आयोग का गठन हुआ था और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इसके समय विक्टोरिया मेमोरियल में हुआ। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है यह आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसने 1909 में मिंटो माल्य सुधार अधिनियम पारित किया, जिसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो किसके समय हुई थी? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। अब नेक्स्ट आपका शुरू होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका टाइम ड्यूरेशन 1910 से 1916 है। सन 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग ने दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया। उन पर क्या फेंका गया? बम फेंका गया। सन 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। किसको? लॉर्ड हार्डिंग को। किसका किया गया था? बनारस विश्वविद्यालय का 1916 में। अब इसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सन 16 से लेकर के 21 तक का टाइम ड्यूरेशन रहता है। सन 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसके काल में अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया। रॉलेट एक्ट का गठन किस समय होता है? चेम्सफोर्ड के समय होता है। और 1919 के अधिनियम की महत्व विशेषता द्वैत शासन की स्थापना और भारतीय विधान मंडल बजट संबंधी अधिकार। दो चीज़ें मेन है कि 1919 के अधिनियम को महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना एवं भारतीय विधान मंडल को बजट संबंधी अधिकार प्रदान करना था। अब नेक्स्ट आता है आपका लॉर्ड रीडिंग। कौन आता है? लॉर्ड रीडिंग। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। रीडिंग के समय ही नागपुर एवं दिल्ली में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। नाग एवं दिल्ली को विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। कब? लॉर्ड रीडिंग के समय में। और 1923 ईस्वी में ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन दोनों जगहों में कराने का निर्णय लिया गया। यह किसके समय हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में। अब आता है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल देख लेते हैं। तो लॉर्ड इरविन 26 से 31, इसके समय देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टोग बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया और 1927 में एंग्लो इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस। यह किसके समय हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में। किसके समय हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। अब देखो आता है नेक्स्ट आपका लॉर्ड वेलिंगटन, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1931 से लेकर 1936 तक। इसके समय 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया और जिसके तहत बर्मा भारत में विलय भारत से अलग किया गया। और इसके समय 1930 ईस्वी को शारदा एक्ट पारित किया। इसमें लड़की के विवाह की आयु 14 एवं लड़के की
18 कर दी गई। किसके तहत हुआ था? शारदा एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ है। किसके समय हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन के समय। अब आता है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, यह 1936-1943। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिससे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो किसके रूप में मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1942 में अगस्त प्रस्ताव इसी के समय पारित किया गया था। इसके समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। अब आता है लॉर्ड बेवेल। 1944 से लॉर्ड बेवेल 1944 से लेकर 1947 इसके समय राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके समय राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजित किया गया। अब लास्ट जो हमारा आता है, यह आता है लॉर्ड, कौन आता है? लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से 1948। अब इसमें हम देख लेते हैं, यह ब्रिटिश भारत के अंतिम या स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय हैं। इसके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ एवं भारत एवं पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत में प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये फैक्ट ऐसे हैं जो हमें याद रखना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन कार्यकाल 1947 से 1948, इसी के समय भारत जो है आज़ाद हो गया। भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया। अब ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम क्या क्या थे थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए शिशुपाल प्रतिबंध 1798 से 1805, इसका गवर्नर जनरल बेलेजनी। शिशु हत्या पर प्रतिबंध 1785 के नियम 21 के तहत, नियम 21 के तहत। फिर सती प्रथा प्रतिबंध 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1829 में नियम 17 के तहत। अब इसके बाद आपका आता है दास प्रथा प्रतिबंध, यह 1843 एलन बरो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता बंद किया गया। अब हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग, विधवा विवाह की अनुमति। कौन है? हिंदू विधवा विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग, विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक, अंतर्जातीय विवाह। कुछ ऐसे फैक्ट याद रखना है। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891 लांसडाउन, लड़की के विवाह की आयु वर्ष निर्धारित करना। इसके बाद आता है शारदा एक्ट 1930 इरविन, और विवाह के लिए लड़की की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर इसको 2 से 4 बार आप सुन लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।